Hello friends, welcome back to Ilham classes. I am Ilham Ahmed and today I am going to teach you class 8 NCERT Science chapter number 1 crop production and management third part. In this video, we learn about point number 1.5 which is adding manure and fertilizer. So first of all we understand about the headline. Headline is adding manure and fertilizer. So इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ऐसा सब्सटेंस जो कि ऐड किया जाए सॉइल में किस फॉर्म में ताकि वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे क्रॉप को और हेल्दी ग्रोथ होने में क्रॉप की हेल्प करे. इस पर्पज से अगर हम जिस सब्सटेंस को ऐड करते हैं उसे हम मैन्योर या फर्टिलाइजर कहते हैं. अब यहाँ पे जो है हमारा भूजो ये कह रहा है कि आई सॉ ए हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन ए फार्म. इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट वेयर वीक. भूजो कह रहा है कि मैं एक काफ़ी हेल्दी प्लांट को ग्रो होता हुआ देखा हूँ एक फार्म में, और जस्ट उसकी बगल में जो फार्म है उसमें जो क्रॉप्स उग रहे थे वो हेल्दी नहीं थे, वो काफ़ी वीक थे. ऐसा क्यों कुछ प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं और कुछ नहीं? इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि जो अच्छे ग्रोथ होते हैं प्लांट्स के उसके लिए उसने मैन्योर फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया होगा, और जो उसके नेबरिंग फार्म था जिसमें वीक प्लांट्स थे उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं हुआ होगा, जिस वजह से अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाई. यहाँ पे कह रहा है सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप. सॉइल जो है वो क्रॉप्स को मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करता है क्रॉप्स को रूट के जरिए. दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट. और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये क्रॉप के ग्रोथ के लिए काफ़ी इसेंशियल होते हैं. इन सर्टेन एरियाज द फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप द सेम फील्ड. द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो. इमेजिन व्हाट हैपेंड टू द न्यूट्रिएंट्स. यहाँ पे कह रहे हैं मान लीजिए एक फार्मर जो है वो एक फील्ड में क्रॉप्स को ग्रो कर रहा है हर साल, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सारे तो प्लांट्स एक बार, दो बार, तीन बार फसल उगाएंगे हम, तो उतने के बाद से उसके तो न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाएंगे. यही यहाँ पे कह रहा है. कॉन्टिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. जो कॉन्टिन्यूअसली जब हम किसी भी फील्ड में हम क्रॉप को ग्रो करेंगे तो जो उसका न्यूट्रिएंट्स होगा वो लॉस हो जाएगा, यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स नहीं बचेगा. Therefore, farmers have to add manure to the field, replenish the soil with nutrients. तब फार्मर्स को उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? फार्मर्स को उसमें ऐड करना पड़ेगा मैन्योर, फर्टिलाइजर, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हो उसे वो रिप्लेनिश कर सके. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग. इस प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं. कैसे? इट मीन्स कि अगर हम सॉइल में फर्टिलाइजर्स ऐड कर रहे हैं तो ये जो प्रोसेस है या फिर मैन्योर ऐड कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम मैन्योरिंग कहेंगे. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है मैन्योरिंग. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स. अगर अच्छे से हम मैन्योरिंग या फिर फर्टिलाइजिंग नहीं करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि जो प्लांट्स हमारे होंगे, जो क्रॉप होगी वो काफ़ी वीक होगी. मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज. जो मैन्योर होता है ये नेचुरल होता है. इट मीन्स कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, इसमें कोई भी सिंथेटिक सब्सटेंस का यूज़ नहीं होता है. ये काउडंग या फिर जो भी एनिमल या फिर प्लांट के एक्सक्रेटा, जो भी उनके वेस्ट होते हैं उनसे ये बनाई जाती है. आगे यहाँ पे कह रहा है फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट पिट्स इन ओपन प्लेसेस एंड अलाउ टू डिकम्पोज. फार्मर्स क्या करते हैं, जो भी प्लांट्स के या फिर एनिमल के वेस्ट होते हैं उन्हें एक ओपन प्लेस पे छोड़ देते हैं डाल के, ताकि वो डिकम्पोज हो जाए, ताकि वो सड़ जाए, ख़त्म हो जाए और लास्ट रूप में आकर के वो एक मैन्योर का फॉर्म ले लें. वो उसका जो एक्चुअल बॉडी था, मान लीजिए कोई मान लीजिए कोई एनिमल डेड कर जाता है, उसे वो छोड़ देते हैं. जब वो मिट्टी में मिक्स हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो उसके पार्ट्स होते हैं जो कि सॉइल में डिकम्पोज हो गए रहते हैं, सॉइल में मिक्स हो गए रहते हैं, उस चीज़ को वो ले जा करके अपनी अपनी फील्ड्स में डालते हैं. ये मैन्योर बन जाता है. अब क्या है, डिकम्पोजिशन is caused by the some microorganism. The decomposed matter is used in organic material. You have already learned about vermicomposting in class 6. यहाँ पे कह रहा है कि जो डिकम्पोजिशन काम होता है, ये जो डिकम्पोजिशन होता है वो किसकी वजह से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है. जो डिकम्पोज्ड मैटर होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक मैन्योर के पर्पज से यूज़ करते हैं. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, मान लीजिए कोई प्लांट या एनिमल डेड कर जाता है, उसे हम फेंक देते हैं एक जगह पे, खुले स्पेस पे फेंक देते हैं
तो वो क्या होता है, धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है, कुछ सॉइल में मिक्स हो जाता है। फिर जब हम उस चीज़ को ले जा करके अपनी फील्ड में डालते हैं तो वो काफ़ी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है हमारी क्रॉप को। अब यहाँ पे कह रहा है यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। हमने क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा भी है। सो गाइस, यहाँ पे हमारा एक्टिविटी दिया हुआ है। चलिए एक्टिविटी को समझ लेते हैं। एक्टिविटी 1.2 कह रहा है टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम, सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग आउट ऑफ दीज। या तो मूंग डाल लीजिए या तो ग्राम सीड्स लीजिए और उन्हें जर्मिनेट कर दीजिए और 3 इक्वल साइज के ग्लासेस लीजिए, जिन पे मार्क कर दीजिए, एक पे ए, एक पे बी और एक पे सी। टू ग्लास ए एड ए लिटिल ऑफ सॉइल मिक्सड विद ए लिटिल काउ डंग मैन्योर। जो ग्लास ए है इसमें थोड़ा सा सॉइल लीजिए और उसमें काउ डंग मिक्स कर दीजिए, यानी कि मैन्योर मिक्स कर दीजिए। और जो ग्लास बी है उसमें भी सेम अमाउंट ऑफ सॉइल कीजिए, लेकिन उसमें यूरिया मिक्स कीजिए। अब कह रहा है टेक सेम अमाउंट ऑफ सॉइल, सॉइल सेम रखिए ग्लास सी में और उसमें कुछ भी ऐड नहीं कीजिए। नाउ पॉट द सम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द ग्लास एंड पुट द सीडलिंग। उसके बाद से उसमें बो देना है उसे और उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे उसने ऑब्जर्व करके हमें दिखाया भी है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ग्लास ए है, ग्लास बी है और ये ग्लास सी है। सबसे बेटर ग्रोथ बी में हुआ है क्योंकि इसमें हमने यूरिया ऐड किया था। इसमें भी सही है, सी के ये में इसमें ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा बी में है। हमने बी में यूरिया ऐड किया था, इसमें काउ डंग ऐड किया था। आगे यहाँ पे दे रहा है डिड ऑल प्लांट्स इन ग्लास ग्रो द सेम पेस। क्या जितने भी प्लांट्स हमने ग्रो किए थे ग्लास में वो सेम साइज के थे? नहीं, जिसमें हमने यूरिया ऐड किया था उसमें ज़्यादा बड़े और ज़्यादा हेल्दी क्रॉप्स थे। शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट इन विच ग्लास द ग्रोथ फास्टेस्ट फर्टिलाइजर आर केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। सबका आंसर बी होगा क्योंकि बी में ही हमने सबसे अच्छे मैन्योर का मिक्सिंग किया, फर्टिलाइजर डाला था, यूरिया। मैन्योर से भी बेटर यूरिया होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दे रहा है फर्टिलाइजर आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफॉस्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम। यहाँ पे कह रहा है फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ये फैक्ट्रीज में हम बनाते हैं फर्टिलाइजर को, और मैन्योर को तो हम अपनी फील्ड्स में भी बना लेते हैं। हाउ आर द डिफरेंट फ्रॉम द मैन्योर, मतलब फर्टिलाइजर जो है वो मैन्योर से डिफरेंट कैसे है? तो इसके काफ़ी सारे मतलब हम एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि उसे हम फैक्ट्री में ग्रो करते हैं। यहाँ पे सेकंड पेज पे उसका हमें एक डेफिनेशन भी दिया हुआ है, कंपैरिजन करके उसमें सारी की सारी डिफरेंस दी हुई है। यहाँ पे फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स तो फैक्ट्रीज में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर, ये कुछ फर्टिलाइजर्स के नाम है, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफॉस्फेट, पोटास, और ये एनपीके का फुल फॉर्म होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। जो फर्टिलाइजर का यूज होता है ना, इससे जो भी हमारे फार्मर्स होते हैं उन्हें काफ़ी फ़ायदा है। इससे जो भी व्हीट के, पैडी के, मेज के, इन सब के क्रॉप्स होते हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ पे होते हैं, काफ़ी हेल्दी क्रॉप्स होते हैं। Fertilizer have also become a source of water pollution, therefore in order to maintain the fertility of soil। अब ये जो फर्टिलाइजर है ना, ये सॉइल में ये जो है ना वाटर में पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रहा है। Therefore in order to maintain the fertility of soil we have to substitute fertilizer by the organic manure or leave the field uncultivated fallow between two crops। इसमें कह रहा है कि अगर हम इसे कंजर्व करना चाहें तो हमें क्या करना होगा। मान लीजिए एक साल हम इस खेत में खेती करें तो एक साल इसे खाली छोड़ दें और दूसरे साल इसमें करें, और मैन्योर का यूज़ करें, फर्टिलाइजर का कम यूज़ करें। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, इट रिप्लेनिश द सॉइल विद ऑल न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे सारी की सारी उसकी जो जो मेरिट्स हैं उन्हें बताई गई हैं कि बस फर्टिलाइजर का यही एक डिमेरिट है, अगर उसका एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो भी हमारे प्लांट्स जल जाएंगे, यानी उसे भी हिसाब से ही यूज़ करना है। और पॉल्यूशन ये क्रिएट करता है, जिस वजह से हमें मैन्योर ही यूज़ करना चाहिए, और एक साल इस फील्ड में किए तो दूसरे साल इस फील्ड में करेंगे, ऐसा हमें करना पड़ेगा। Another method of replenish the soil with nutrients is
थ्रू क्रॉप रोटेशन। हमने क्रॉप रोटेशन के बारे में क्लास 7th में पढ़ा भी है। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली, और ये जो है तरह तरह की क्रॉप्स को अल्टरनेटिवली ग्रो करेंगे तो ये हमारा हो पाएगा। जैसे कि मान लीजिए इसमें हमने पैडी किया तो दूसरे साल इसमें मेज कर लेते हैं और इसमें पैडी कर लेते हैं, दूसरे साल इसमें मेज कर लेते हैं, इसमें पैडी कर लेते हैं, इसे हम क्रॉप रोटेशन कहेंगे। Earlier, farmer in the northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat and in next season. जो अर्लियर फार्मर्स थे वो क्या करते थे, एक साल लिगम्स करते थे तो एक साल फूडर की चीज़ें करते थे, एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। दिस हेल्प द रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विथ नाइट्रोजन। फार्मर आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस जो था ना काफ़ी अच्छा था, लोगों को काफ़ी हेल्प हो रही थी इस चीज़ से। यहाँ पे कह रहा है इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। दीज आर रिप्रेजेंट इन नोडल्स ऑफ द रूट्स लेगुमिनस प्लांट, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये जो राइजोबियम है ना, ये रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। हम चैप्टर 2 में बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में काफ़ी डिटेल में भी पढ़ेंगे। आगे यहाँ पे जो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इसमें ये डिफाइन कर रहा है फर्टिलाइजर एंड मैन्योर के बीच में जो भी डिफरेंस है उसे ये डिफाइन कर रहा है। फर्स्ट क्या कर रहा है, फर्टिलाइजर इज इन ऑर्गेनिक साल्ट। फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक है, क्यों? क्योंकि इसे हम फैक्ट्रीज में तैयार करते हैं। मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रिड्यूसेस। और जो मैन्योर है ये प्लांट एक्सक्रेटा, ह्यूमन एक्सक्रेटा या फिर एनिमल एक्सक्रेटा, उनके डिकम्पोजिशन से तैयार होता है और ये ऑर्गेनिक होता है। ए फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर इसे हम फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं, और जो मैन्योर है ये हम फील्ड्स में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जो फर्टिलाइजर होता है वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है सॉइल को, और जो मैन्योर है ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड करता है। फोर्थ कह रहा है फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम। जो फर्टिलाइजर होता है काफ़ी रिच होता है, जो कि प्लांट में न्यूट्रिएंट्स जिसकी उन्हें नीड होती है, जैसे कि नाइट्रोजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, पोटासियम हुआ। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। और जो मैन्योर होता है इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं लेकिन फर्टिलाइजर के अकॉर्डिंग कम होते हैं। आगे कह रहा है टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। अब इसमें एडवांटेज दे रहा है मैन्योर का। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइजर। दिस इज बिकॉज जो ऑर्गेनिक मैन्योर है इसे फर्टिलाइजर से भी बेटर समझा जाता है। क्यों? यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है ना सॉइल की, उसे बढ़ाता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। ये सॉइल को पोरस बनाता है जिस वजह से जो भी गैसेस का एक्सचेंज होता है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। इन इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ये जो माइक्रोब्स होते हैं जो कि प्लांट में ग्रोथ करने में, जैसे कि राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, इन सभी चीज़ों को ये ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करता है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और ये सॉइल का टेक्सचर भी ये सॉइल का जो टेक्सचर होता है उसे भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। यहाँ पे दिया हुआ इरिगेशन, ये हमारा पॉइंट नंबर 1.6 है। इरिगेशन यानी कि पानी देना, रेगुलर इंटरवल पे प्लांट्स को पानी देना, हमारे क्रॉप्स को पानी देना। ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। हर लिविंग थिंग्स को वाटर की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए, और वाटर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट और ग्रोथ होने में, काफ़ी डेवलपमेंट में, फ्लावर्स के, फ्रूट्स के, इन सब चीज़ों की ग्रोथ होने में काफ़ी हेल्प करता है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। और जो वाटर होता है वो प्लांट के रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। जैसे कि ये प्लांट्स है, ये इसके यहाँ पे ये रहा हमारा प्लांट, ये लीफ हो गई, ये ऊपर फल हो गई, और ये जो है ना ये पोर्शन ये रूट्स है, और हम ये हमारा लैंड है, यहाँ से पानी जाता है, फिर ये रूट्स प्लांट्स के अंदर ट्रांसफर करते हैं। प्लांट कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। प्लांट कम से कम मतलब नियरली अबाउट 90% ऑफ वाटर कंज्यूम करता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेटिंग ऑफ सीड डू नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। ये वाटर इसलिए एसेंशियल है क्योंकि जो सीड्स का जर्मिनेशन होता है वो नहीं हो पाएगा अगर जो मतलब हमारे जो सॉइल होगा वो ड्राई होगा। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू, जो भी न्यूट्रिएंट्स
हमारे वाटर में डिसॉल्व होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं आगे। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, हर एक पार्ट में, जो प्लांट के हर एक पार्ट होता है उसमें ये जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। अब जो वाटर है जाएगा तो जाहिर सी बात है जाएगा तो प्लांट्स को ठंडा करेगा, प्लांट के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स रहेंगे उन्हें मेंटेन रखेगा, धूप से उन्हें बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर रेगुलरली। अच्छे ग्रोथ के लिए जो फील्ड होगा उसे हमें पर डे वाटर यानी कि पर डे उसमें इरिगेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट ए डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इरिगेशन। जो वाटर का सप्लाई होता है इंटरवल ऑफ टाइम पे, यानी सुबह 5 बजे, शाम में भी 5 बजे, ये एकदम रेगुलर इंटरवल जो टाइम होता है ना उसे इरिगेशन कहता है। मैंने 5 बजे कह दिया इसका मतलब ये नहीं है 4 बजे डाल दिए तो इरिगेशन नहीं कहलाएगा। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। किस टाइम में किस प्लांट में पानी डालना है वो क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड करता है। सॉइल टू सॉइल या फिर सीजन टू सीजन ये डिपेंड करता है। मान लीजिए सॉइल जब ज़्यादा बंजर होगी, सॉइल मान लीजिए मेरी काफ़ी ज़्यादा बंजर है तो उसमें हम ज़्यादा पानी देंगे। अगर सॉइल अच्छी है तो हम उसमें थोड़ा कम पानी देंगे। यहाँ पे कह रहा है इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर, व्हाई इज इट सो। समर के दिनों में यानी गर्मियों के दिनों में जो वाटर की फ्रीक्वेंसी होती है यानी हमें वाटर ज़्यादा डालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट होती है ना, ये जो सनलाइट होती है ये इवेपोरेट कर लेती है सारी पानी। Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? Yes. इसका आंसर क्या हो जाएगा? Yes. अब यहाँ पे जो भूजो कह रहा है आई एम वेरी केयरफुली दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। कह रहा है इस साल जो है मैं काफ़ी केयरफुल हूँ अपनी प्लांट को वाटरिंग देने के लिए, क्योंकि जो पिछले साल मेरे प्लांट्स थे वो सूख गए थे और मर गए थे। अब यहाँ पे दे रहा है सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के कौन कौन से सोर्स हैं? तो द सोर्स ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। कौन कौन से वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स है, रिवर है, नदी है, डैम है, कैनल है, ये सारी चीज़ें क्या इरिगेशन के सोर्सेस हैं। चलिए उन्हें डिफाइन में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट कह रहा है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, जो पुराने ज़माने में हमारे मेथड यूज होते थे इरिगेशन में। दी वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स आर लिफ्टेड अप बाय द डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन बाय टेकिंग इट टू द फील्ड्स। जो भी वाटर अवेलेबल होते थे लेक्स में और कैनल्स में, इन्हें काफ़ी डिफरेंट मेथड से हम रीजन टू रीजन, मतलब जिस रीजन में जैसी सुविधा उसके अकॉर्डिंग लोग ट्रांसफ़र करते थे। कहाँ? अपनी अपनी फील्ड्स में। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड। कैटल या फिर ह्यूमन लेबर, कैटल यानी ह्यूमन और ह्यूमन लेबर इस मेथड में यूज़ किए जाते हैं। सो दिस मेथड आर चीपर बट लेस इफिशियंट द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर। और इसके जो मेथड्स हैं कौन कौन से थे? तो मोट यानी पुली सिस्टम, ये जो दिख रहा है ना ये पुली सिस्टम है। इधर से ये पानी के लिए ये जब मटकी को ये नीचे छोड़ते हैं ये जाता है पानी लेता है, और फिर जब वो खींचते हैं तो ये पानी ऊपर लाता है और फिर ये लोग इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। चेन पंप, चेन पंप दे रहा है दूसरा, ये रहा हमारा चेन पंप। इससे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे इसमें ट्यूबवेल्स में इसमें पानी है, ये पानी यहाँ से ले रहा है फिर इधर कर रहा है, इधर से ये जो पानी है हमारा ट्रांसफ़र होते जा रहा है। आगे हम इन सबको पढ़ लेते हैं। पहले देखली, इन सबको देख लेते हैं इसमें क्या क्या कह रहा है। देखली में क्या हो रहा है, ये यहाँ पे एक डंडी लगी हुई है, इसमें ये बाल्टी जैसे ये ऊपर करता है ये बाल्टी नीचे जा रही है, पानी भरी है, जैसे पानी ऊपर आ रहा है इस बाल्टी में भर के ये सीधे ट्रांसफ़र किए जा रहा है। सेकंड भी यहाँ पे जैसे देख ली है राहत, राहत को लेवर सिस्टम भी कहते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे ये कौन सा है, ये राहत है जिसे हम लेवर सिस्टम कहते हैं। पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दिस पंप्स। जो पंप्स होते हैं यानी जो वाटर पंप होते हैं, यहाँ से पानी लिया यहाँ पे जाके इस खेत में पहुँचा दिया, ये पंप्स को यूज़ करने के लिए या तो हमें इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, बायोगैस या फिर डीजल, इन सभी एनर्जीज का यूज़ करना पड़ता है। आगे पेज में कह रहे हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, जो अभी के ज़माने में हम इरिगेशन का मेथड यूज़ करते हैं उसे। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड ऑफ यूज्ड आर एज फॉलोज।
पहले जो है ना काफ़ी पानी वेस्ट हो जाता था। मान लीजिए यहाँ पे हमारा पानी यहाँ पे था, यहाँ पे जब हम भेज रहे हैं तो इस बीच में कुछ पानी यहाँ की सॉइल भी एब्जॉर्ब कर लेती थी, तो इससे काफ़ी पानी वेस्ट होता था। अब जो मॉडर्न मेथड है इसमें हमारा जो पानी वेस्ट नहीं हो रहा है। फर्स्ट क्या है मॉडर्न मेथड? स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल on the uneven land water sufficient water is not available. The perpendicular pipes having rotating nozzles on the tops joined to the main pipeline at regular interval when water is allowed to flow through the main pipe under the pressure with the help of pump. आगे भी रीड करता हूँ. It escapes from the rotating nozzles. It gets a sprinkle on the crop. If it is raining, a sprinkler is very useful for sandy soil. यहाँ पे ये जो क्रॉप है ना, ये यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है, एक ट्यूबवेल, ये इसमें से पानी निकाल रहा है एंड ये पाइप्स के थ्रू डायरेक्टली यहाँ जा रहा है, ना कि इधर पानी कोई हमारी इधर ये सॉइल नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, ये डायरेक्टली पाइप के थ्रू जा रहा है। जहाँ जहाँ प्लांट्स है वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी जहाँ जहाँ ये है ना ये स्प्रिंकल कर दे रहा है पानी। इससे क्या हो रहा है, हमारी पानी की काफ़ी बचत हो रही है। यही है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। सेकेंड है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या है? ड्रिप सिस्टम, in this system the water fall drop by drop just at the position of the roots, so it is called the drip system. It is the best technique for watering fruit, plant, garden and trees. The system provide water drop by drop. Water is not wasted at all, boon in the regions where availability of water is poor. ये जो सिस्टम है काफ़ी यूज़फुल होता है जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है। जैसे कि यहाँ पर भी एक पंप यानी कि एक मोटर लगा हुआ है, ये पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है यहाँ से एंड डायरेक्टली रूट्स के पास पाइप्स गए हुए हैं, पाइप्स जा रहा है यहाँ से, पाइप में से पानी यहाँ पे हमारा प्लांट्स में चले जा रहा है। इसमें और भी पानी लॉस नहीं होगा। स्प्रिंकलर सिस्टम में तो थोड़ा सा इधर उधर भी चला जा रहा था ना, यहाँ पे डायरेक्टली प्लांट्स के रूट्स में पानी जा रहा है। अगली टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स यानी कि जो भी अनडिजायरेबल प्लांट्स हमारे ग्रो कर जाते हैं ना, उनसे प्रोटेक्शन कैसे होगा? उनसे प्रोटेक्शन कैसे होगा? भूज एंड पहेली वेंट टू नियर बाय वीट फील्ड एंड सॉ देयर वाज सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड। जो भूजो और पहेली हैं ये एक दिन वीट के फील्ड में जाते हैं और कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स को देखते हैं कि वो उसमें ग्रो कर गए हैं। अब यहाँ पे भूजो कह रहा है हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली। क्या ये जो भी अनडिजायरेबल यानी कि क्या ये जो भी प्लांट्स हैं इन्हें किसी पर्पस से प्लांट किया गया है यहाँ पे या नहीं? यहाँ पे कह रहे हैं इन फील्ड मेनी अनडिजायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। दीज अनडिजायरेबल प्लांट आर कॉल्ड वीड्स। जो भी मान लीजिए ये मेरी फसल है, इसके बीच में ये छोटे छोटे वीड्स होगा, ये वीड्स तभी कहलाएंगे जब मान लीजिए मेरी पैडी की फील्ड है, इसमें कुछ छोटे छोटे अनडिजायरेबल प्लांट्स थी, ये क्या है, ये अनडिजायरेबल प्लांट्स हमारी वीड्स कहलाएंगे। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। अगर हम अपनी फील्ड में से वीड्स को रिमूव कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम वीडिंग कहेंगे। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड कंप्लीट द क्रॉप प्लांट्स फॉर द वाटरिंग न्यूट्रिएंट्स स्पेस एंड लाइट, थस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। Some weeds interfere even in harvesting, may be poisonous for animals and human beings. ये जो होते हैं ना क्या करते हैं, मान लीजिए कुछ न्यूट्रिएंट्स ये भी तो ले लेंगे ना, जब उसमें मान लीजिए मैंने अपनी फील्ड में मैन्योर्स ऐड किए हुए हैं तो उसमें वो कुछ न्यूट्रिएंट्स वो ले लेगा, कुछ स्पेस ले लेगा और जो लाइट होगा वो भी यही ले लेगा। और इससे क्या होता है, मान लीजिए अगर वो प्लांट्स जहरीली है और हम अपनी फसल को हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट करने के बाद उसमें मिक्स हो जाता है वो, तो क्या होता है वो हमारे लिए काफ़ी पॉइजनस भी बन सकता है। यहाँ पे दे रखा है फार्मर अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स टू कंट्रोल देयर वेव टाइलिंग बिफोर सोइंग ऑफ द क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। द बेस्ट टाइम ऑफ रिमूवल वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। इसमें ये कह रहा है कि जो फार्मर्स है ना काफ़ी सारे डिफरेंट वेज रखे हुए हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए। वो क्या करते हैं ना, जब मान लीजिए सोन करने जा रहे हैं, प्लांट करने जा रहे हैं अपने क्रॉप्स को, उससे पहले प्लफिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है जो भी उनके रूट्स होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं, अपरूटेड हो जाते हैं। और जब वो ड्राई हो जाते हैं तो वो मिक्स कर दिए जाते हैं सॉइल में। और जो सबसे बेस्ट टाइम होता है ना रिमूव करने का वीड्स को, वो जब वो फ्लावर्स
बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स, प्रोड्यूस करने से पहले ही उनका हटा देना। द मैनुअल रिमूविंग इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग एंड कटिंग देम दो क्लोज टू ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस डन व्हेन हेल्प ऑफ ए खुरपी। कभी कभी क्या होता है, जब काफ़ी कम प्लांट्स हैं, काफ़ी कम वीड्स हैं ना, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उन्हें खुरपी की हेल्प से हम उन्हें काट करके अलग भी कर सकते हैं। ए सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज्ड अपरूटेड वीड्स, वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडी सीड्स। वीड्स जो होते हैं ना, इन्हें हम वीडी सीड्स, ये केमिकल, ऐसे केमिकल्स को वीडीसाइड्स कहते हैं जो कि जो वीड्स होते हैं उनके ग्रोथ को वो रोक देते हैं, उन्हें किल कर देते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल दिया हुआ है 2,4-D, ये क्या है, एक वीडीसीड्स है। These are sprayed in the field to kill the weeds. They do not damage the crop. The weedicides are diluted with water to extent require and spray in the field sprayer with a sprayer. और इसे वाटर में मिक्स किया जाता है एंड देन उसे स्प्रे कर दिया जाता है फील्ड में। जैसा कि यहाँ ये फिगर 1.6 में दिखाया हुआ है, ये स्प्रे हो रहा है, इसमें कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो कर गए हैं इसीलिए। अब यहाँ पे ये भूजो क्या कह रहा है, ये भूजो कह रहा है डू वीडीसीड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन ए पर्सन हैंडलिंग वीडीसीड स्प्रेयर। क्या जो वीडीसीड स्प्रेयर होता है वो किसी पर्सन को, मतलब कोई जो पर्सन उसे हैंडल कर रहा है उसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं। एज ऑलरेडी मेंशन्ड, द वीडीसीड आर स्प्रेड ड्यूरिंग वेजिटेशन ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसीड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। ये फार्मर के हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है बट हमारे क्रॉप्स को इफेक्ट नहीं कर सकता है। सो दे शुड यूज दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली विथ ए पीस ऑफ ए क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ ए दीज केमिकल्स। और उन्हें काफ़ी मतलब एहतियात करना पड़ेगा, उसे वीडीसीड्स का यूज़ करते हुए उन्हें कॉटन क्लॉथ ले लेना पड़ेगा स्प्रे करने से पहले। हार्वेस्टिंग, ये हमारा हार्वेस्टिंग जो है ये पॉइंट नंबर 1.8 है, इसे समझ लेते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, क्योंकि मान लीजिए मैंने क्रॉप उगाया, उसे हार्वेस्ट ही ना करूँ तब फिर तो वो रह रहे भी सूख जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हार्वेस्ट करना यानी कि जब हमारा जो क्रॉप मैच्योर हो जाए, काफ़ी अच्छे से ग्रो कर जाए, उसका कट कर लेना, उसे हम खेत से घर ले आ लें, इसे हम कहेंगे हार्वेस्टिंग, उसका कट करना। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट, कट क्लोज टू द ग्राउंड, यूजुअली टेक्स 3 to 2 months of cereal crop to mature. Harvesting in our country either done manually by a sickle or by a machine called harvester. हमारे यहाँ इंडिया में ये एक सिकल है, इसकी मदद से हम या तो हार्वेस्टिंग करते हैं या फिर एक मशीन होती है जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं। इन हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड। जब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं तो जो ग्रेन्स मिलते हैं हमें, जो ग्रेन्स, उन्हें सेपरेट करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है सीड से। जैसे कि मान लीजिए ग्रेन्स आए हैं, उसमें कुछ चैफ हों, उन्हें भी सेपरेट करना काफ़ी ज़रूरी होता है फ्रॉम द चैफ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये चैफ लिख भी रखा है कि जैसे कि चैफ उसमें रहते हैं, उन सबको रिमूव करना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। इस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं। इसके बारे में हमने क्लास 7th में भी पढ़ा है। दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन। और ये जो काम होता है, ये मशीन एक होती है कंबाइन, उसके थ्रू होता है, विच इनफैक्ट कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेसर, ये दोनों काम करता है। ये हार्वेस्टर भी है और थ्रेसर भी है। आगे देखते हैं, यहाँ पे पहली कह रही है आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स stubs are left in the field which are burnt by the farmer. Paheli is worried. She knows that cause pollution it may also catch fire and damage the crops lying in the field. यहाँ पे कह रहे हैं हार्वेस्ट करने के बाद कुछ स्टब्स बच जाते हैं फील्ड्स में, जिन्हें बर्न कर देते हैं फार्मर्स। पहली काफ़ी वरीड है ये जान करके कि ये तो पॉल्यूशन का भी कारण बन सकता है और ये साथ ही साथ फायर भी पकड़ सकता है और क्रॉप्स को डैमेज भी कर सकता है। Farmers with a small holding land do the separation of grain and chaff by winnowing. जो भी फार्मर्स होते हैं, काफ़ी मतलब कुछ खेतों को होल्ड किए रहते हैं, वो जो सेपरेट करते हैं ना ग्रेन्स को, वो चैफ के थ्रू, विनोइंग जिस प्रोसेस को कहते हैं ना, विनोइंग मशीन होती है एक, चैफ को वो अलग कर देते हैं। डू यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6? हम इसके बारे में क्लास 6 में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं।
अब जो हमारी पॉइंट है 1.9, ये स्टोरेज है, लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क इन द क्रॉप। ग्रेन आर टू बी केप्ट ऑन ए लॉन्गर टाइम। दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट एंड रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो स्टोरेज है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है। ग्रेन्स को हम एक सेफ जगह पे रखते हैं जहाँ पे मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारा जो ये क्रॉप हो वो काफ़ी सेफ रहे। द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स। मान लीजिए हमारा जो हमने कल्टीवेट किया, उसके बाद जो हमारे ग्रेन्स आए ना, उन्हें हम सबसे पहले सुखा लेंगे, यानी कि उन्हें हम सनलाइट के थ्रू सुखा लेंगे, क्योंकि उसमें जो मॉइस्चर होते हैं ना, अगर वो रहेगा तो क्या करेगा, वो अफेक्ट कर सकता है ग्रेन्स को। अगर हम उसे ड्राई किए बगैर रख देंगे वो स्पॉइल्ड हो सकता है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू अटैक कर सकता है, लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी। हैंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपर्ली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। दिस प्रिवेंट द अटैक ऑफ इंसेक्ट, पेट्स एंड फंगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, ये क्या करता है ना, जो भी बैक्टीरिया होते हैं, फंगी होते हैं, इन सब से प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे पहली कुछ कह रही है, आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन ए आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हीट, आई वंडर वाई। ये जो है ना, पहले ये देखी अपनी माँ को कि वो कुछ नीम की जो पत्तियां होती हैं, ड्राइड सूखी हुई पत्तियों को वो व्हीट में ऐड करके रख रही हैं, क्यों? इसका ये आंसर पूछ रही है। चलिए इसका आंसर भी बता देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो नीम की पत्तियां होती हैं, जो भी सूखी हुई, वो काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में, जो कि उसमें ग्रो कर जाते हैं। ग्रेन्स इन जूट बेड और मेटेलिक बीन्स, हाउएवर लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन silos and granaries to protect them iron pests like rats, insect. Figure 1.10 and 1.10 का A and B. Dried neem leaves are used for storing grains. Home for storing large quantity grains. Big godowns. Specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms. जो भी ग्रेन्स होते हैं उन्हें मेटालिक बीन्स में रखा जाता है या फिर जूट के बैग में रखा जाता है, क्योंकि लार्ज स्केल जो स्टोरेज होता है ना, वो साइलोज या फिर ग्रेनरीज में ही डन किया जाता है, ताकि वो पेस्ट जैसे कि रैट्स या इंसेक्ट से बचाव कर सकें। और जो ड्राइड नीम, जैसे कि अभी आपको बताया भी था, वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से हमारे क्रॉप्स को। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन, पहले कंप्लीट कर लेते हैं हम टेबल, तो हम देखें ही नहीं। कह रहे हैं मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। मिल्क कौन हमें देता है, काऊ, बुफेलो। ऐसे ही हमें कुछ पार्ट्स लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे, जैसे कि वीट लिख लेते हैं, ये हमें सॉइल देता है। उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें वो आप लिख लीजिएगा, ये टेबल वर्क। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन that like plants, animals also provide us different kinds of food. Many people living in the coastal areas consume fish as major part of their diet. प्लांट्स के साथ साथ, एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमंस भी काफ़ी कुछ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं, समुद्री तट पर रहते हैं, वो फिश को हमें प्रोवाइड करते हैं। इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट द फूड वी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। और प्रीवियस क्लास में आपने ये भी पढ़ा है कि हम फूड कैसे प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। वी जस्ट सीन दैट the process of crop production involves numbers of steps like selection, seed sowing, similarly animal rear. इसमें हमने काफ़ी सारे प्रोसेस पढ़े थे, जैसे सीड्स का सोइंग करना, सिमिलरली एनिमल का रियर करना होम में या फिर फार्म्स में, हैव बीन प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, इन्हें फूड को प्रोवाइड करना, शेल्टर प्रोवाइड करना। व्हेन दिस इज डन ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। और जब ये सारी चीज़ें एक लार्ज स्केल पे की जाती हो ना, तो उसे एनिमल हस्बेंड्री भी कहते हैं। फिश इज गुड, यहाँ पे पहली करिए, फिश इज गुड फॉर हेल्थ। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज रिच इन विटामिन डी। हम जो भी ऑयल फिश में से हमें मिलती है वो विटामिन डी में काफ़ी रिच होती है। सो गाइज, ये थी हमारी क्लास 8 की साइंस की चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारी कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो आप मुझसे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसकी नोट्स की लिंक दे दूंगा। सो अभी के लिए गुड बाय।